स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज है आपका 18 अगस्त 2024 और बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो आपका तीसरे पाली का एग्ज़ाम आप सभी का आज लिया जाएगा। ठीक है, देखिए आपके ओरिजिनल पेपर 12 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। ठीक है, तो आपके ओरिजिनल पेपर के बेस पे ही हम लोग इस सेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश के भी प्रश्न मिलेंगे और महत्वपूर्ण जीके, जीएस और रिवीजन हम साइंस के भी प्रश्नों को करवाने वाले हैं, जो सीधा आपके पेपर में छप चुका है प्रश्न। अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को जितना भी समय बचा है एग्जाम से पहले, एंट्री से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे प्रश्न आपको अभी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी का ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न का शुरुआत इंग्लिश से होगा और हो सकता है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते। ठीक है, प्रश्न है चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड। एंटोनियम और साइनोनियम से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक वर्ड दिया गया है प्लीसेंट, और प्लीसेंट का अर्थ होता है सुखद, ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हर्ष, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 को। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा गया है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, 2 नंबर प्रश्न है और ध्यान रखिएगा हिंदी दिया है वह गया ही तो था, इसका सही इंग्लिश जो बनेगा ही डिड गो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजी भाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। हिंदी से प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, विद्यालय जो हो जाएगा यानी कि यौगिक शब्द हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है प्राण, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। ये सब प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस डोमेन नेम का उपयोग सैन्य संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। तो सैन्य संस्थाओं के द्वारा जो नाम का उपयोग किया जाता है मिल, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर, एरिना खेल परिषद का संबंध किस खेल से है। बताइए इसका संबंध किससे हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, यानी कि घुड़सवारी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है सफ्रेज मूवमेंट का संबंध किससे है। बताइए 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, यानी कि महिला मताधिकार आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो ग्राम सभा का जो सदस्य होता है याद रखिएगा, यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, सही है, जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, यह भी सही है, और पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मतलब जिनका उम्र 18 से अधिक हो गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा भी जा चुका है 11 अगस्त के दिन। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो सदस्यों की अधिकतम संख्या कुल विधानसभा सीट का 1/3 से अधिक नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। आगे देख लीजिए 11वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और याद रखिएगा आप लोग 12 से लेकर के यानी कि 35 तक अनुच्छेद को। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो केंद्र और राज्य से संबंधित नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए गाडगिल समिति। गाडगिल समिति केंद्र राज्य से संबंधित नहीं होगा, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावित बनाने हेतु गठित किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछेगा आपके किसी ना किसी शिफ्ट में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध की बात करें तो नर्मदा नदी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है आप सभी का, अगला प्रश्न है 14 नंबर, बम्बई हाई किसके लिए संबंधित है। यानी कि ऐसे भी प्रश्न पूछेगा बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, या प्रश्न है बम्बई हाई किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा 14 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम के लिए। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर आप सभी का,
निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए कोडरमा अग्रणी है? तो कोडरमा तो आपसे पूछेगा सबसे पहले किस खनिज के लिए है, तो याद रखिएगा कोडरमा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्रक के लिए। एक और प्रश्न पूछेगा कोडरमा किस राज्य में है, याद रखिएगा झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 16 नंबर, और यह प्रश्न पूछा गया है भाग देना है, पूर्णतः विभाजित है के का मान। आसानी से इस प्रश्न को आप लोग बना सकते हैं, जो लोग भी द्विघात समीकरण या बहुपद को पढ़े होंगे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, यानी कि सी आ जाएगा -8। ठीक है, आप लोग मैथ के प्रश्न को स्किप कर दीजिए क्योंकि आपके पास टाइम तो बचा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, तो सती प्रथा पर पाबंदी लगाया गया था 1829 में, याद रखिएगा आप सभी लोग, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अगर पूछे किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसने लगाया था, तो विलियम बेंटिक ने लगाया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1780 से 84 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, और समाप्ति हुआ था मंगलौर की संधि के तहत, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए 21 नंबर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि सालबाई की संधि के तहत। ठीक है, और कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1775 से लेकर के 82 तक यह युद्ध चला था। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया? तो असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 1920 में चलाया गया, स्थगित कर दिया गया था, चौरा चौरी जो कांड हुआ था 1922 में, तो 1922 में इसे स्थगित भी कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने अधिशिष्ट फसलों को शामिल किया गया है? बताइए 23 का सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा 22 फसल को। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कृषि के विकास पर। ठीक है, एक और प्रश्न पूछेगा किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखिएगा हेरोल्ड डॉमर समृद्धि मॉडल को ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन करुणा का नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा एथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न पूछा है, भारत ने किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता किया है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, करेंट का प्रश्न है, याद रखिएगा इजराइल हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है? तो अंतःकोशिकीय पाचन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमीबा। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है आप सभी से 29 नंबर, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब क्या होता है? दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अस्थि माजा हो जाएगा। ठीक है, अस्थि माजा आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए यकृत को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, रासायनिक रूप में शुष्क हिम है, रासायनिक रूप में क्या होता है? इस प्रश्न को पूछा गया है आपसे, याद रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और 11 अगस्त के बिहार पुलिस के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो पिंड आपसे पूछा गया है किस स्थिति में होंगे? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ठीक है, तो जीके जीएस के कुछ ये 32 जो प्रश्न थे आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और देखिए इस सेशन में हम बताए हैं कि हम साइंस के अति महत्वपूर्ण जिन टॉपिक से आपके प्रश्न
11 अगस्त 7 अगस्त के पूछे गए हैं, वन लाइनर के रूप में हम लोग कम से कम 100 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग साइंस के वन लाइनर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम आज यानी कि 18 अगस्त के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रश्न है रिवीजन क्लास का, गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। याद रखिएगा, आपके बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, संघनन कहा जाता है। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा जाए आपसे कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को उद्भवपातन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, कपूर, आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी चर्चित आपका यह एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो ताप का एसआई मात्रक की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा केल्विन हो जाएगा। एसआई मात्रक केल्विन, बाकी तो आपका सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, लेकिन एसआई मात्रक पूछे तो केल्विन आप लोग लगा दीजिएगा जो भी ऑप्शन में होगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस जो हो जाएगा, याद रखिएगा सीएनजी गैस हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट समय में जैसा कि उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लोग अपने अपने सेंटर पर पहुंच गए होंगे। ठीक है, तो इस जितना भी एग्जाम से पहले आपको समय मिल रहा है, आप लोग प्रश्नों को देख लीजिए, काफ़ी मदद मिलेगा आपको एग्जाम में। क्लियर। आगे के प्रश्न को देखिए, परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो देखिए, जैसे जैसे ताप को आप बढ़ाइएगा ना तो वाष्पन भी बढ़ेगा, विसरण भी बढ़ेगा और गैसों का प्रसार भी बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। तो अद्वितीय गुण की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आप सभी से, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न है कि परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। तो जॉन डाल्टन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा, जो भी ऑप्शन में रहेगा जॉन डाल्टन आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। और 7 अगस्त के दिन पेपर में पूछा गया था कि किस गैस को जलाने पर पॉप की आवाज सुनाई देती है। तो याद रखिएगा आप लोग, यानी कि हाइड्रोजन ही होगा। क्लियर। आगे के प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर, समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु को क्या कहा जाता है। तो देखिए, अगर परमाणु क्रमांक समान रहेगा लेकिन परमाणु भार अगर अलग अलग रहेगा तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग रहे और परमाणु द्रव्यमान आपका समान रहे तो उसे समभारी कहा जाता है। याद रखिएगा। क्लियर। अगले प्रश्न को देख लीजिए, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होती है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 11 नंबर, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा आप सभी लोग, 1 अनुपात यानी कि 8 हो जाएगा, जैसे H2O होता है ना, तो 1 अनुपात 8 आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में भी, लौह धातु का प्रतीक पूछा गया था। तो Fe आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन में Fe देगा आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देख लीजिए आपका 13 नंबर, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला है। तो गोला जो हो जाएगा परमाणु, याद रखिएगा धन आवेशित हो जाएगा। क्लियर, धन आवेशित आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो चाहे K हो, चाहे L हो, चाहे M हो या N हो, किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा 2n²। ठीक है, और M देख लीजिए 3 नंबर पर आ रहा है, तो 3n का मान 3 रख करके स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 9 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 18 आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में 18 देगा आप आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, यानी कि किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा कोबाल्ट के समस्थानिक। क्लियर। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। तो एक संयोजकता वाले तत्व को ध्यान रखिएगा धातु या अधातु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न को देख लीजिए 16 नंबर,
यानी कि 16 के बाद 17 नंबर। कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो 1665 ईस्वी में किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने लगाया था। जो भी ऑप्शन में रॉबर्ट हुक देगा आप लोग आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखिएगा, सेलुलोज हो जाएगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, पादप कोशिकाएं किस क्रिया के द्वारा जल ग्रहण करती है? तो जल जो ग्रहण करती है ना, ध्यान रखिएगा, पराशरण की क्रिया के द्वारा जल ग्रहण करती है। जो भी ऑप्शन में देगा अगर ये प्रश्न तो आपको ऑप्शन में पराशरण जरूर मिलेगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग, कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया के द्वारा होता है? अंदर या बाहर आना अगर देखा जाए तो याद रखिएगा आप लोग विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, काफी इंपोर्टेंट है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधों में हरा रंग की अगर मैं बात करूं तो हरित लौक, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन में हरित लौक देगा आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राइबोसोम के केंद्र है? तो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, प्रोटीन का हो जाएगा केंद्र राइबोसोम, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। क्लियर। आगे के प्रश्न देखिए आप लोग, यानी कि पौधों में लचीलेपन का गुण किस उत्तक के कारण होते हैं? तो देखिए कोलेनकाइमा, ध्यान रखिएगा, कोलेनकाइमा जो भी ऑप्शन में देगा अगर यह प्रश्न पूछेगा आसानी से इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि कैसा उत्तक है? तो अस्थि की अगर मैं बात करूं तो संयोजी उत्तक हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। रक्त आपसे पूछा जाता है तो रक्त तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। रक्त का पीएच मान अगर आपसे पूछ ले 7.4, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देख लीजिए 27 नंबर, डैश तंत्रिका उत्तक की एक इकाई है? तो तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आगे देखिए, पौधों की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? तो पौधे की लंबाई शीर्षस्थ विभाज्योतकी उत्तक के द्वारा बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा उत्तक से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में। क्लियर। अगला प्रश्न है, घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता से बढ़ती है? तो अंतर्वेशी विभाज्य, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन में देगा आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा गया है आपके एग्जाम में यह प्रश्न। ठीक है, आगे देख लीजिए 31 नंबर प्रश्न है, अमीबा और पैरामेशियम किस संघ के प्राणी है? तो अमीबा और पैरामेशियम की बात किया जाए तो प्रोटिस्टा वर्ग के प्राणी है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आगे देखिए, पेरिफोरा फाइलम किस संघ का जंतु है? तो ध्यान रखिएगा, पेरिफेरा की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा एस्पॉन्ज हो जाएगा, एस्पॉन्ज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? तो याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है? तो गति जो उदाहरण हो जाएगा, मुक्त रूप से जब गिरेगा ना तो त्वरण क्या होगा? समान होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि समान त्वरित गति। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संवेग का एसआई मात्रक? तो संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, अगले प्रश्न को देख लेते हैं, घर्षण बल हमेशा गति का क्या लगता है? विरोध करता है, विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि उल्टी दिशा में लगता है। क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए 37 नंबर प्रश्न को, संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है? तो संतुलित बल से वस्तु की आकृति परिवर्तित हो सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, किसी वस्तु के वेग को दोगुना करने से उसके संवेग में क्या अंतर होता है? तो संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? mv होता है। ठीक है, वेग जैसे दोगुना कीजिएगा संवेग भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। यहां से एक प्रश्न जरूर रहेगा आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, दोगुना हो जाएगा। क्लियर। आगे देख लीजिए, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण रहेगा, या ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, न्यूटन की गति का तीसरा नियम होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 40 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, यानी कि जी का मान हो जाएगा 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर।
चलिए आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्यान रखिएगा, विषुवत वृत्त पर न्यूनतम, केंद्र पर 0 और अक्षांशों यानी कि अक्षांश पे क्या हो जाएगा ध्यान रखिएगा, यानी कि ध्रुवों पर हो जाएगा आपका अधिकतम। क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है, यानी कि दो पिंडों को बीच होता है, ध्यान रखिएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला F बराबर यानी कि G m1m2/d² होता है। क्लियर। आगे देख लीजिए, ऊर्जा का अगर आपसे एसआई मात्रक पूछेगा, याद रखिएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर पूछ ले कार्य की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य की दर को शक्ति कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर। आगे देख लीजिए, किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए अगर बात किया जाए गतिज ऊर्जा का, तो 1/2 mv² होता है ना, mv² होता है। तो कह रहा है कि इसका द्रव्यमान आधा कर दीजिए 1/2 और इसका वेग क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब 2 गुना होगा। क्लियर। आगे देखिए, मानव में ध्वनि की श्रव्यता का औसत प्रास आपसे पूछा गया है। तो औसत प्रास की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 20 HZ से 20,000 यानी कि 20 के HZ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे प्रश्न है 47 नंबर, धातु की भरी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है। तो टूट के पता लगाने में जो उपयोग होता है, याद रखिएगा, पाराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए 48 नंबर प्रश्नों को, किसी गैस में कौन सी तरंगे उत्पन्न हो सकती है। तो गैस में केवल अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से ध्यान रखिएगा घेघा रोग हो जाएगा। क्लियर। आगे पूछे एस्कॉर्बिक किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देख लीजिए 51 नंबर प्रश्न को, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख जीव कौन सा है। तो राइबोजियम हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है आपका, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहा जाता है, तो ज्वलन ताप कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में अगर आपसे पूछे तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न को, श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा लवण रवाकरण के साथ नहीं रहता है, तो बेकिंग सोडा ध्यान रखिएगा, NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा ध्यान रखिएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। 56 नंबर प्रश्न है, जल का स्थायी खारापन दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो Na2CO3 का उपयोग होता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 57 नंबर, लिटमस विलयन सामान्यतः स्थिति में किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, कौन सा धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो लोहा नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठंडा जल हो या गर्म जल हो। ठीक है। आगे है सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा आपका हीरा, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है, तो फेन उत्प्लावन विधि, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। चलिए आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिससे जस्तीकरण कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देख लीजिए 62 नंबर प्रश्न को, हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है, तो एल्यूमिनियम के द्वारा इसका ढांचा बनाया जाता है, बॉडी बनाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का कौन से ऑक्साइड प्राप्त होंगे, कौन से ऑक्साइड प्राप्त होंगे, तो Fe2O4 आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। आगे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, तो फ्लोरीन, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम पूछता है किस प्रकार के तत्व है, तो उपधातु है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और उपधातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। कौन सबसे हल्की धातु है, लिथियम सबसे हल्की हो जाएगा
ऑस्मियम सबसे भारी धातु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आगे देखिए कौन सबसे हल्का तत्व है, हल्का पूछेगा तो हाइड्रोजन, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तत्व पूछेगा तब। क्लियर, आगे देख लीजिए, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, आगे देखिए, रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है 90%, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है, यकृत से प्रवेश करता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर, चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है आप सभी का, यानी कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप बनते हैं तो मेरु रज्जु में बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देख लीजिए, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिक अम्ल के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एब्सिक अम्ल के कारण होता है। क्लियर, आगे अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, किस हार्मोन के अधिक स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है, तो हृदय गति जो बढ़ती है, यानी कि ध्यान रखिएगा एड्रीनलिन, एड्रीलिन का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर, 78 नंबर प्रश्न है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष है, तो देखिए दूर नहीं देख पाता है, निकट देख लेगा, दूर नहीं देखेगा, निकट दृष्टि दोष, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेत्रदान में आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है, तो कर्निया का किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देख लीजिए आप लोग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ ले तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे प्रश्न पूछे, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है, तो घरों में विद्युत परिपथ को समानांतर क्रम में लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आगे देखिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज यानी कि तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा गलनांक कम होता है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देखिए, अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से अंगूठे की दिशा होती है, तो अंगूठा हमेशा चाहे बायां पूछे चाहे दायां पूछे, ध्यान रखिएगा बल को दर्शाएगा।